दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, साल 2023 का भारत सरकार का बजट घोषित हुआ है। उसमें अलग अलग वर्ग के लोगों को फ़ायदा और कुछ लोगों को निराशा हाथ लगी। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक के लग्जरी मकानों की बिक्री के ऊपर अब असर हो सकता है। अमीरों को अलग से टैक्स देना पड़ सकता है। आम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की धारा 54 और 54F के तहत मकानों में निवेश से मिलने वाले पूंजीगत लाभ में टैक्स की कटौती यानी कैपिटल गेन्स टैक्स की बात की है। 10 करोड़ रुपए तक सीमित करने का प्रस्ताव कर दिया है। ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि पूंजीगत लाभ की सीमा को 10 करोड़ रुपए पर सीमित करने से इसका सीधा प्रभाव लग्जरी मकानों की बिक्री पर पड़ सकता है। बड़े शहरों में 10 करोड़ से अधिक की कीमत वाले घरों की बिक्री पर इसका असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि यदि एनरॉन के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को झटका लगा है, लेकिन नए लग्जरी मकानों की बिक्री पर इसका असर कम होने की संभावना है। जिन मकानों की पुनः बिक्री की यानी रीसेल होगा उसी पर असर पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि पहले नियम क्या था। पहले नियम ये था कि रियल एस्टेट के कुछ लोगों से बात करने पे पता लगा कि अल्ट्रा लग्जरी मकानों में ज़्यादातर महानगर और बड़े शहरों में है। इसलिए इस प्रस्ताव से ऐसे घरों के बाजार पर असर पड़ने की आशंका है कि जो पहले सभी कैपिटल गेंस को नए मकानों से निवेश किया जा सकता था या कैपिटल गेंस को टैक्स बचाने के लिए सरकारी की ओर से तय प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता था। लेकिन अब 10 करोड़ रुपए से अधिक के ऐसे निवेश पर टैक्स चुकाना होगा। इसकी वजह यह है कि अमीर खरीदार पुराने आलीशान घर को बेचकर नई खरीदारी से बचेंगे। साथ साथ ये भी एक पॉइंट है कि इनकम टैक्स के अंदर निवेशक क्या करें। इनकम टैक्स के अंदर यदि आप इन्वेस्टर हैं तो आपको पुरानी टैक्स प्रणाली में ही अधिक लाभ मिल सकता है। आम बजट भले से ही नई टैक्स रिजिम यानी नई टैक्स प्रणाली को आकर्षण बनाया गया हो, लेकिन निवेशकों के लिए पुरानी टैक्स प्रणाली अभी भी बेहतर मानी जा रही है कि जो लोग निवेश नहीं करते या जिनकी आय 7 लाख रुपए तक है वे नई टैक्स प्रणाली चुनें। वहीं जो लोग अपनी आय की बड़ी राशि निवेश करते हैं, तमाम टैक्स छूट और डिडक्शन का लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था शायद बेहतर हो। नई टैक्स व्यवस्था सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। इसमें निवेश और बचत टैक्स पर कोई छूट का प्रावधान नहीं है। जिन लोगों ने होम लोन लिया है और उनका सालाना 2 लाख रुपए से अधिक ब्याज चुका रहे हैं, एनपीएससी में निवेश किया है और इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट वाली योजनाओं में निवेश किया है और जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था अधिक बेनिफिशियल है। अब नई टैक्स प्रणाली किन के लिए फ़ायदेमंद है वो भी हम समझ लेते हैं। जिनकी आमदनी 7 लाख रुपए तक सालाना है, साथ ही जिन लोगों की आय 10 लाख रुपए तक है और कोई निवेश नहीं करते, उनके लिए नई टैक्स प्रणाली बेहतर है। तो मध्यम वर्गीय लोग जो निवेश में अधिक उनके पास पैसा नहीं बचता है, उनके लिए नई टैक्स प्रणाली फ़ायदेमंद हो सकती है। जो लोग कोई बचत नहीं करते, जिनके पास नेशनल पेंशन स्कीम के साथ अन्य बचत योजनाएं जैसे फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ या किसी तरह का कोई निवेश नहीं किया है, उनके लिए ये भी बेहतर है। लेकिन आज भविष्य के लिए हर आदमी जोड़ना चाहता है और लगभग सभी लोग इस इन्वेस्टमेंट करने में रुचि रखते हैं। लेकिन अब पॉइंट ये है कि बचता कितना है जो निवेश आप करें। पुरानी टैक्स प्रणाली 10 से 50 लाख रुपए तक के सालाना आय वाले लोग जो इनकम टैक्स एक्ट के विभिन्न सेक्शन पर निवेश, बचत और खर्च पर टैक्स छूट लेते हैं, उनके लिए पुरानी टैक्स प्रणाली बेहतर है। जिन लोगों ने होम लोन, एजुकेशन लोन, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जीवन बीमा कराया है और टैक्स छूट वाली विभिन्न योजनाओं में निवेश किया है, उनके लिए पुरानी व्यवस्था बेहतर नज़र आ रही है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि यदि आप पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम या
इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स या किसी भी तरह का निवेश करते हैं तो उससे मिलने वाली छूट के लिए पुरानी टैक्स प्रणाली बेहतर नज़र आ रही है। और जिन लोगों के पास कोई निवेश की बात कम है या नहीं है और आमदनी 7 से 10 लाख रुपए तक है और निवेश वो का नहीं करते हैं, उनके लिए नई टैक्स प्रणाली बेहतर हो सकती है। अब ये तो एक विशेष चर्चा का और डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं में भारी कटौती की है। इसके अंदर महत्वपूर्ण योजनाओं में 3 महत्वपूर्ण बजट योजनाओं पर बजट की कैची चल गई है। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम यानी मनरेगा में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम व अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रेला कार्यक्रम शामिल है। दरअसल सरकार ने 185 योजनाओं को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर रखा है। इसमें शामिल मनरेगा को पिछले बजट में सरकार ने 73,000 करोड़ का प्रावधान किया था। वही संशोधित बजट में 89,400 करोड़ का आंका गया था और साल 2023-24 में सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है। मनरेगा में बजट कटौती लगातार दूसरे साल हुई है। साल 2021-22 में बजट 98,468 करोड़ रुपए था। इसी श्रेणी में शामिल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पिछले बजट में 9,652 करोड़ की तुलना में इस बार 9,636 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरह से अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रेला कार्यक्रम में पिछली बार 1,810 करोड़ के वास्तविक बजट की तुलना में इस बार मात्र 610 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हालांकि संशोधित अनुमान में इस कार्यक्रम का बजट घटाकर 530 करोड़ रुपए किया गया है। इसी श्रेणी में शामिल अन्य वंचित समूह के विकास, अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास के अम्ब्रेला योजनाओं में 2 से 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी भी की गई है। ये एक प्रशंसनीय बात है। वहीं जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण समेत अन्य में बजट बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो निश्चित है कि जब भी हम बजट की बात करते हैं, कहीं आपको फ़ायदा होगा और कहीं नुकसान होगा। लेकिन टेक्सटाइल उद्योग, सोना चांदी या ज्वेलरी उद्योग को इस बार निराशा हाथ लगी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार ने काम किए हैं वो प्रशंसनीय माने जा सकते हैं। कुल मिला के बजट इस बार संतुलित है और नए करों की घोषणा नहीं है। ये एक राहत की सांस है। अमृतकाल से पहले बजट में किसान, युवा, महिला, एसएमई सेक्टर और मिडिल क्लास सबको कुछ ना कुछ दिया है। सरकार ने बिना टैक्स बढ़ाए और जन कल्याणकारी योजनाओं के खर्च में कटौती किए बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश पर जोर दिया है और नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स से राहत मिली है। बजट में पहले सभी आकांक्षाओं को समझने के बाद श्रीमती सीतारमण ने तमाम हितकारी के साथ बैठक हुई और मिडिल क्लास ने टैक्स राहत, एसएमई व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सभी तमाम रियायतें मांगी थी। जन आकांक्षाओं को देखते हुए टैक्स की नई व्यवस्था छूट 5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए हो गई है। साथ साथ एसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम में 9,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 1% सस्ती दर पर लोन के लिए नई स्कीम की भी घोषणा हुई है और इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से एसएमई को सस्ता कच्चा माल मिलेगा। साथ साथ ये भी है कि सरकार ने मध्यम वर्ग में टैक्स स्ट्रक्चर को अब एक कन्फ्यूजन बना दिया गया है कि अब नई टैक्स प्रणाली और पुरानी टैक्स प्रणाली दोनों में ही निर्णय करना जरूरी होगा। दोस्तों, साथ साथ रक्षा बजट में भी 13% की वृद्धि हुई है। ये एक अच्छा और सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। दोस्तों, बजट के ऊपर हमेशा प्रतिक्रिया और आलोचनाएं हमेशा होंगी, लेकिन कुल मिला के सरकार का ये बजट संतुलित बजट कहा जा सकता है, क्योंकि नई करों की घोषणा नहीं होना ये भी एक राहत की बात है। साथ साथ विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का लगातार तरक्की करना ये भारत की जनता की जीत भी मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। साथ साथ आप कौन सी कर प्रणाली अच्छी मानते हैं, ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।